गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th फिजिक्स में जो है बल और गति के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको सेकंड लेसन है। इसमें जो है हम बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स अथवा बल, फोर्स और बल। देखो यहाँ पे फोर्स क्या होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जब किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो उस वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं या पुश करते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उसको हम पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक वाह्यकरण है या वह वाह्यकरण जिसके द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था को परिवर्तित किया जाता है अथवा उसे परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाता है, जिसे हम बल कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा को ध्यान दीजिए। वह वाह्यकरण जिसके द्वारा किसी वस्तु के गति अवस्था को अथवा विराम अवस्था को परिवर्तित किया जाता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस दशा में जो क्या होता है, उस करण को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दीवार को या अन्य किसी चीजों को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास बल नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है किसी वस्तु को हटाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है उस वस्तु हमारा जो वाह्यकरण है उसके द्वारा लगाया गया वो बल है, जिससे जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो बल हो गया। बल जो है कई टाइप्स के होते हैं। बल जो है कई प्रकार के होते हैं। उन बलों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अपने शारीरिक क्रियाओं पे ही ध्यान देते हैं। हमारी मांसपेशियों द्वारा, हमारी पेशियों द्वारा जो है बल लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। उसी तरह से गुरुत्वीय बल होता है, अपकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल होता है। ठीक है ना। कई तरह के बल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमको संतुलित और असंतुलित बल पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? संतुलित, संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित बल पढ़ना है। हमें दो प्रकार के बल यहाँ पे पढ़ना है, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल जैसे कि हम रस्सा कसी का जो है एक खेल खेलते हैं कि दो ग्रुपों में जो है बच्चों को बांट दिया जाता है और उनके बीच में जो है रस्सी एक दे दी जाती है और उसमें जो है एक साइड में बीच में जो है मार्क लगा दिया जाता है और बच्चों को जो है दोनों तरफ से बल लगाने को बोला जाता है। तो जो बच्चा जो है रस्सी को अपने तरफ जो है ले जाता है तो वह जीतता है। और कभी कभार कंडीशन ऐसा होता है कि रस्सी जो है ग्रुप ए के तरफ या दोनों ग्रुप में से किसी ग्रुप की तरफ नहीं जाता है, वह ज्यों का त्यों जो है स्थिर रहता है। तो उस तरह से जो है बल को जो है हम इस एग्जांपल पे समझ सकते हैं कि संतुलित बल क्या होता है। जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं, जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं और जिनका परिणामी उस कंडीशन में क्या होता है? जीरो होता है। जिनका परिणामी क्या होता है? जीरो होता है, अथवा जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस दशा में उस वस्तु पे लगने वाला बल क्या होता है? संतुलित बल होता है। और जब दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं किसी वस्तु पे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है और जिसका परिणाम क्या होता है? जीरो नहीं होता है। उस दशा में उस वस्तु पे लगा बल क्या कहलाता है? आपको असंतुलित बल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने संतुलित और असंतुलित बल के बारे में समझा। फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर रहे हैं कि बल किसे कहते हैं? वह वाह्यकरण जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाता है, उसे हम बल कहते हैं। अब यहाँ पे बल को जो है किससे इंडिकेट करते हैं? एफ से। बल को किससे इंडिकेट करते हैं? एफ से। और एफ इक्वल क्या होता है? एम इंटू ए होता है। एफ इक्वल क्या होता है? एम इंटू ए होता है। यहाँ पे एम जो होता है आपको द्रव्यमान है और ए क्या है? आपको त्वरण है। ए आपको क्या है? त्वरण है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित
त्वरण। बल बराबर क्या होता है आपको, द्रव्यमान गुणते त्वरण। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि बल का मात्रक, बल का मात्रक बराबर क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक गुणते त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक गुणते त्वरण का मात्रक। अब यहाँ पे हम द्रव्यमान का मात्रक जब समझते हैं क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन, आपको एक चीज पूछता है कि एमकेएस पद्धति में, यहाँ पे देखते हैं एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। तो एमकेएस का मतलब में क्या हुआ, एम फॉर हो गया मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। फिर से देखिए, एम फॉर आपको मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। यानी कि वह मात्रक जो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में हो उसको क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कहते हैं। और वह मात्रक जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में हो उसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक। तो यहाँ पे देखो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में दिया गया है ये मात्रक। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक ये होता है। अब सीजीएस पद्धति में जब हम किलोग्राम को जो है सीजीएस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। मीटर को जब बदलेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। और एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसको हम न्यूटन कहते हैं और इसको जो है डाइन कहते हैं, डाइन कहते हैं। ठीक है ना। अब कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 मीटर जो है कितने डाइन के इक्वल होता है। तो अब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 होता है। तो इसको कर देंगे तो क्या होगा, 10 पे पावर 5। 1 न्यूटन इक्वल जो है आपको 10 पे घात 5 जो है डाइन होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे हमने बल का मात्रक बताया। बल जो है हम बताए कि ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक संतुलित बल होता है और दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। एक बल होता है संतुलित बल और दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, वह बल जिसमें जो है दो या जब किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक बल लगाया जाता है और बल लगाने के पश्चात जो है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका परिणाम क्या होता है, शून्य होता है। तो उस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। और जब किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक बल लगाया जाता है और उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम शून्य नहीं होता, तो उस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, हम असंतुलित बल कहते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हुआ। बल क्या है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। अगला जो है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, यहां पे हम देखेंगे गति का प्रथम नियम क्या है। अब गति के प्रथम नियम के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें जो है 2 वैज्ञानिकों के बारे में हम देखते हैं। जैसे गैलीलियो ने
एक अपना स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या था कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं या तो विराम और कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में है, कुछ वस्तुएं गति अवस्था में है। तो ये विराम अवस्था की वस्तुओं को लेकर आकलन करके इन्होंने एक कथन अपना रखा था। वह कथन क्या था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल कार्य न करे। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी और वह अवस्था कब तक जैसे कि तैसे बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल कार्य न करे। अब इनके इस नियम को जो है थोड़ा सा और जो है सुधारते हुए न्यूटन ने एक नया रूप दिया। इनके एक नियम को सुधारते हुए न्यूटन ने जो है एक नया रूप दिया। उस रूप से पहले हम थोड़ा सा ये 3 डिफिनेशन जान लेते हैं। इस नियम को समझने से पहले जो है 3 डिफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। पहले हम भार देखते हैं। भार क्या होता है? किसी वस्तु पे लगा गुरुत्वीय बल, किसी वस्तु पे लगा गुरुत्वीय बल उस वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु पे लगा गुरुत्वीय बल उस वस्तु का भार कहलाता है। वेट इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल क्या होता है? एम इंटू जी। एम इंटू जी। यहाँ पे एम क्या है आपको? द्रव्यमान है। और ये क्या है आपको? गुरुत्वीय त्वरण है। ये जी क्या है आपको? गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के लिए जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 भी आप नोट कर सकते हो। तो अब उसके बाद से द्रव्यमान देखते हैं। किसी वस्तु का वह परिमाण जो किसी स्थान विशेष पे डिपेंड नहीं करता, वह प्रत्येक स्थान पे क्या होता है? निश्चित होता है, वह परिवर्तित नहीं होता है, उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना? जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो वह पृथ्वी पे वस्तु है तभी उसका द्रव्यमान 10 केजी होगा, चंद्रमा पे भी होगा तभी उसका द्रव्यमान 10 केजी होगा। यानी किसी ग्रह या किसी अन्य जगह पे जाने पे उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या होता है? किसी वस्तु का एक्चुअल जो है क्वांटिटी होता है, परिमाण होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर देख लेते हैं कि अंतर क्या होता है। तो भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि भार क्या होता है? सदिश राशि होता है। ये क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। अगली चीज क्या है कि भार जो है किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण पे। और यह जो है गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान जो है गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड नहीं करता। स्थान परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है? भार में परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे स्थान परिवर्तन का मतलब है क्या है? प्लैनेट से है, एक ग्रह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लेकिन जहां पे जी का मान सेम होगा, भार तो सेम ही होगा। तो यह कुछ जो है सामान्य जो है इन दोनों में अंतर थे। अब एक पॉइंट और देखते हैं जड़त्व, उसके बाद से ये नियम हम देखेंगे। जड़त्व के बारे में देखते हैं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में है और उस पर जब कोई बल लगाया जाता है तो वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो अथवा गति अवस्था में हो और उस पर कोई अलग से बल लगाया जाता है तो वह क्या करता है? अपनी स्थिति परिवर्तन के विरोध में जो है या स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी कि अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही परिवर्तित रहना चाहता है, या गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही बना रहना चाहता है। जब उसका विरोध होता है वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब ये जड़त्व हो गया। अब इसके अनुसार हम देखते हैं यहाँ पे गति का प्रथम नियम। तो हमने बताया कि गैलीलियो का जो नियम था उसको जो है नया रूप किसने प्रदान किया? न्यूटन ने। और जो है न्यूटन का जो है गतिविधि संबंधी जो है गति के संबंधी जो है वो प्रथम नियम था। इस नियम के अनुसार न्यूटन ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो अथवा गति अवस्था में हो
जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो या गति अवस्था में हो, तो वह विराम अवस्था या गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई वायु बल कार्य न करे। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो अथवा गति अवस्था में हो, तो वह विराम अवस्था या गति अवस्था में ही ज्यों का त्यों रहेगा जब तक कि उस पर कोई वायु बल कार्य न करे। अब देखते हैं, इसके लिए एग्जांपल के लिए स्पेस के बारे में देख लेते हैं। स्पेस में जैसे कि वस्तु जैसे तैसे वैसे ही पड़ी रहती है, क्योंकि वहां पे कोई बल कार्य नहीं करता है। तो यह जो है न्यूटन का जो है गतिविषयक संबंधी प्रथम नियम था, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गतिविषयक संबंधी द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार न्यूटन ने क्या बोला था, देख लेते हैं इसको। इस नियम के अनुसार उन्होंने बोला था कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल, किसी वस्तु पे लगाया गया बल जो है संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पे लगाया गया बल जो है संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी कि F जो है समानुपाती क्या होता है आपको? संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन को हम किससे इंडिकेट करते हैं? P2 माइनस P1 से। क्या होगा आपको? P2 माइनस P1 से। अब यहाँ पे संवेग परिवर्तन में आपको इसके लिए एक नियतांक हम ले लेते हैं। एक क्या लेते हैं? नियतांक लेते हैं। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? K ब्रैकेट में P2 माइनस P1। यहाँ पे देखिए F इक्वल K, P2 आपको क्या होगा? MB हो जाएगा और P1 क्या हो जाएगा? MU हो जाएगा। ठीक है ना? और चूंकि क्या है ये परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर होती है तो अपॉन डेल्टा टी होता है, अपॉन डेल्टा टी होता है, अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो है F इक्वल क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे देखेंगे तो K M को कॉमन ले लेंगे, V माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे गति का जो है प्रथम समीकरण का अगर यूज करते हैं तो F इक्वल हो जाएगा आपको K इंटू M, और ये आपको त्वरण A हो गया। ये क्या हो गया? त्वरण A हो गया। यहाँ पे डेल्टा को हटा दीजिएगा आप, अब ये A हो जाएगा। और जब K इक्वल 1 हो तो F इक्वल क्या हो जाएगा आपको? 1 इंटू M इंटू A। तो इस तरह से F इक्वल क्या हो जाएगा? M इंटू A, जो आपका बल का फॉर्मूला है, जो आपका बल का फॉर्मूला है। यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पे लगा बल जो होता है वेग परिवर्तन के दर के क्या होती है? समानुपाती होती है। किसी वस्तु पे लगा बल जो है वेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। सॉरी यार, किसी वस्तु पे लगा बल जो है संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। वेग नहीं, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। तो इस तरह से जो है आपको द्वितीय नियम था। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो तृतीय नियम बताएं। देखिए तीसरे नियम के अनुसार क्या है भाई आपको? तृतीय नियम। तीसरे नियम के अनुसार क्या है आप हम देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जो ये इनका तृतीय नियम है। जैसे आप देखते हैं कि जब किसी हम
नाव से कभी आप नाव की यात्रा किए होंगे। नाव पे जब आप चढ़ते हैं तो आपको नाव जो है पीछे आगे की तरफ भगता है, आपके आगे की तरफ भगता है, उतरते हैं तो पीछे की तरफ भगता है। तो इसीलिए क्या होता है, नाविक जो है उसे एक रस्सी के द्वारा जो है बांध देता है। वैसे जो है बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन हमें बंदूक जो है पीछे की तरफ जो है झटका देता है, धक्का देता है। तो यह 2-3 कंडीशन है जो इस नियम का जो है फॉलो करते हैं। जैसे क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो है एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो इस प्रकार ये न्यूटन का जो है तृतीय नियम था। तो यहाँ पे हमने बल के बारे में समझा, संतुलित बल असंतुलित बल के बारे में समझा, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, गैलीलियो से संबंधित जो है आपको गति का प्रथम नियम, उसके बाद से न्यूटन से संबंधित जो है गैलीलियो के नियम का नया रूप जो है गति का प्रथम नियम देखा, द्वितीय नियम देखा और तृतीय नियम देखा। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों का जो है अध्ययन किया। अगले में जो है एक पॉइंट आपको इसमें बचता है संवेग संरक्षण। इसमें एक पॉइंट बचता है, क्या है, संवेग संरक्षण। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो है इस एक्सरसाइज में जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न, उसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को आप रिवीजन करिए, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उनको सही तरीके से समझिए और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से चेक भी कराइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी जो है इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बाय बेटा।